क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां इंसान ही इंसान का मांस खाता हो? नहीं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये एक बार की घटना नहीं थी, ये बार बार हुआ। और वो अकेला नहीं था, उसका अपना सगा भाई उसके साथ था। दोनों मिलकर कब्रिस्तान से लाश निकालते, घर लाते और फिर ऐसा खौफनाक काम करते जिसे सुनकर रूह कांप जाए। ये कहानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दरिया खान की है। एक शांत सा शहर जहां लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बीच ऐसे लोग रह रहे हैं। जब पहली बार पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख हर कोई सन्न रह गया। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर क्यों? क्या ये भूख की, मानसिक बीमारी या इंसानियत से पूरी तरह दूर हो चुकी सोच? 2 साल जेल में रहकर बाहर आए और फिर वही खौफनाक सिलसिला दोहराया। क्या कानून की कमजोरी ने उन्हें हिम्मत दी या समाज ने समय रहते संकेत नहीं समझे? आइए इस सच्ची और डरावनी कहानी की परतें खोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान आखिर कितना गिर सकता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दरिया खान जिला भक्कर का एक शांत, साधारण और लगभग अनजान सा इलाका, जहां लोग छोटी छोटी दुकानों, खेतों और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे, अचानक पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गया। ये वो जगह थी जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा अपराध सामने आएगा जो इंसानियत, कानून और समाज तीनों पर सवाल खड़े कर देगा। ये कहानी है 2 सगे भाइयों मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली की, जिन्हें दुनिया ने बाद में दरिया खान के नरभक्षी भाई के नाम से जाना। पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित भक्कर जिले का दरिया खान इलाका, यहाँ 2 भाई रहते थे। नाम मोहम्मद फरमान अली 30 और मोहम्मद आरिफ अली 35। एक दिन उनका पड़ोसी सुलेमान काम से लौटा ही था कि हाथ मुंह धोने चला गया। उसकी पत्नी फरीदा ने उसका खाना लगा दिया था। वो खाना खाने बैठ गया। उसे कुछ कुछ बदबू सी आने लगी। उसने कड़क कर पूछा, ये क्या बनाया है? इसमें बदबू क्यों आ रही है? उसकी रौबदार आवाज से फरीदा डर गई। मिमियाते हुए बोली, मटन पकाया है जी, आज ही लाई थी, ताजा ताजा। मेरे सामने ही काट कर दिया था रमजू भाईजान ने। सड़ांत कहीं और से आ रही होगी जी। उसकी आंखों में पिटाई था, खौफ साफ दिखाई दे रहा था। सुलेमान को कम सुनने की आदत थी। जो वो सुनना चाहता था वो नहीं सुन पाया तो गुस्से से उबल पड़ा। किसको मूर्ख बना रही है तू? ये सड़े हुए मटन को मुझे खिलाना चाहती है? कान खोलकर सुन ले, मेरे घर में नहीं चलेगा ये सब। जाकर ताजा मीट लेकर आ और पका कर खिला। बेचारी फरीदा और क्या करती, कसाई के सामने मेमने की क्या औकात। वो उठने लगी कि सुलेमान का छोटा भाई रमजान आ गया। आते ही बोला, ये कैसी बदबू आ रही है भाईजान? घर के बाहर भी आ रही है और अंदर भी। ऐसा लगता है कि कोई जानवर मर गया है और पड़ा पड़ा सड़ गया है। अब सुलेमान का माथा ठनका। बदबू अब भी आ रही थी। दोनों भाई घर से बाहर निकले, वहां पर भी सड़ांद आ रही थी। पड़ोस की घर में गए, वहां पर भी सड़ांद आ रही थी। सब लोगों को घरों से निकाल लिया उन्होंने। 10-15 आदमी इकट्ठे हो गए थे। एक एक घर की तलाशी लेने लगे सब। मोहम्मद फरमान अली के मकान का भी नंबर आ गया। उसके मकान में घुस गए सब। आंगन का नजारा देखकर सब लोग बुरी तरह से चिल्लाते हुए बाहर भाग आए। आंगन में एक 5-6 साल के बच्चे की खोपड़ी पड़ी हुई थी, जिसके चेहरे से मांस नोच लिया गया था। कुछ हिम्मत वाले लोग मोहम्मद फरमान अली की रसोई में घुस गए। वहां एक कढ़ाई में कुछ मांस पक रहा था। बदबू उसी में से आ रही थी। देखने में वो किसी जानवर का मांस नहीं लग रहा था। 2-4 आदमी भागकर थाने चले गए और पुलिस बुला लाए। पुलिस ने जब कढ़ाई में पक रहे मांस को देखा तो संदेह हुआ कि ये मांस तो इंसान का लग रहा है। पुलिस ने उस मांस का एक नमूना लिया और लैब भेज दिया। तब तक वो मांस जब्त कर लिया और वो खोपड़ी भी। थोड़ी दिनों में लैब से उसकी रिपोर्ट आ गई और ये प्रमाणित हो गया कि कढ़ाई में जो मांस पक रहा था वो सब बच्चे की खोपड़ी का ही था। पुलिस मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली दोनों भाइयों को पकड़कर थाने ले आई। थाने में जब उनकी धुनाई हुई तो उन्होंने सब राज उगल दिए। फरमान और आरिफ दोनों भाई आलसी थे। काम धाम करते नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए रूखी सूखी जो मिल जाए उसी में गुजारा कर लेते थे। बड़ी मुश्किल से फरमान का ब्याह हुआ, आरिफ का नहीं हुआ। मगर दोनों भाइयों में प्रेम बड़ा गजब का था। दोनों ने तय कर लिया कि दोनों एक ही औरत से काम चला लेंगे। लेकिन दोनों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। दोनों के बीच में एक ही तो लुगाई थी। एक दिन वो भी भाग गई। कह रही थी कि दोनों भाइयों में मर्दाना ताकत की बहुत कमी है, इसलिए वो वहां रहकर अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो दोनों को छोड़ के चली गई। उसके बाद दोनों सदमे में डूब गए। एक अकलमंद चाचा ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्हें एक ऐसे मौलवी से मिलवा दिया जो मर्दाना ताकत की अच्छी जानकारी रखता था। उस मौलवी ने कह दिया कि इंसानी मांस खाने से मर्दाना ताकत आती है, इसलिए उन्हें इंसानी मांस खाना चाहिए। बस उसी दिन से उन्होंने इंसानी मांस खाना शुरू कर दिया।
दोनों भाइयों ने बताया कि वो इंसानी मांस खाने के लिए कब्रिस्तान जाते थे और पता करते थे कि आज कोई मुर्दा दफन हुआ था क्या। यदि कोई मुर्दा उस दिन दफन होता था तो वे रात में कब्र खोदकर उस लाश को अपने साथ ले जाते थे, फिर धीरे धीरे काट काट कर उसे पकाते थे और खा जाते थे। उन्होंने पुलिस को बताया और पुलिस इस बात को सुनकर बड़ी हैरान हुई और उन्हें सिर्फ 2 साल की सजा हुई। फिर आया अप्रैल 2011 का दिन। भक्कर इलाके में जहां दोनों भाई रहते थे वहीं एक कब्रिस्तान था। वहां 24 साल की लड़की सारा परवीन की लाश को उसके घर वालों ने दफनाया। दरअसल सारा की मौत कैंसर के कारण हो गई थी, लेकिन अगले दिन जब परिवार कब्रिस्तान आया तो पाया कि सारा की कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कब्र को दोबारा खोदा है। इसी शक के चलते परिवार ने कब्र को चेक करने के लिए फिर से खोदा। पाया कि वहां से सारा की लाश गायब है। उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में भी फैल गई, क्योंकि ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले भी आया था जब इसी कब्रिस्तान से एक लाश गायब हो गई थी, लेकिन उस केस में लाश को निकालकर उससे लेप किया गया था। उस समय पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया था। पहले तो लोग इस घटना को उसी घटना से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि इस कब्रिस्तान में एक शख्स को अक्सर देखा गया है। वो यहाँ आए दिन आता रहता है। पुलिस को बताया गया कि वो शख्स टोनी टोटके करता है। इस सूचना के मिलते ही इंस्पेक्टर फक्खर भाटी तुरंत उस शख्स के घर पहुंची। ये घर था उन्हीं दोनों भाइयों फरमान अली और आरिफ अली का। उस समय फरमान ही घर पर मौजूद था। पुलिस ने इस घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिस पर ताला लगा था। बर्तन में पकाकर रखा था मांस। पुलिस को बताया गया कि ये कमरा आरिफ अली का है, जो किसी काम से बाहर गया हुआ है। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। कमरे के अंदर एक बर्तन था जिसमें कुछ नॉनवेज रखा हुआ था। साथ ही चाकू वगैरह रखे थे जिनमें मांस के छोटे छोटे चिप चिपके फंसे हुए थे। तभी इंस्पेक्टर फक्खर भाटी की नजर चींटियों के ढेर पर पड़ी। चींटियां एक लाइन बनाकर कमरे में रखी चारपाई के नीचे जा रही थी। उन्होंने चारपाई के नीचे देखा तो उन्हें एक बोरी नजर आई। जैसे ही उस बोरी को खोला गया तो सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। इस बोरी में सारा परवीन की लाश पड़ी थी, जिसकी एक टांग गायब थी, यानी टांग को काट दिया गया था। सारा की टांग को पकाया गया था। फिर पता चला कि उस बर्तन में जो मांस पकाया गया है वो सारा की टांग का ही है। पुलिस ने तुरंत फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक टीम को आरिफ को ढूंढने के लिए लगा दिया गया। जल्द ही आरिफ भी पकड़ा गया। जब आरिफ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोनों ने मिलकर कब्र से सारा की लाश को निकाला, फिर फरमान ने ही उसकी टांग काटकर उसकी सब्जी बनाई। ये घटना केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं थी, ये सामाजिक और मानसिक विचलन की चरम सीमा का उदाहरण थी। लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो एक चौंकाने वाली कानूनी सच्चाई सामने आई। पाकिस्तान के कानून में नरभक्षण के खिलाफ कोई स्पष्ट स्वतंत्र प्रावधान मौजूद नहीं था। परिणाम स्वरूप उन्हें सीधे नरभक्षण के लिए नहीं, बल्कि कब्र से छेड़छाड़, शव के अपमान और सार्वजनिक शांति भंग जैसे आरोपों में दोषी ठहराया गया और उसके बाद उन्हें सिर्फ 2 साल की सजा हुई। ये सजा कई लोगों को बेहद कम लगी। सवाल उठे कि क्या इतने गंभीर और विचलित कर देने वाले अपराध के लिए 2 साल पर्याप्त है? क्या अदालत के पास इससे कठोर कार्यवाही का विकल्प नहीं था, या कानून की सीमाएं उसे रोक रही थी? लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और 2 साल बाद दोनों भाई जेल से बाहर आ गए। यहीं से कहानी का सबसे चिंताजनक अध्याय शुरू होता है। रिहाई के बाद न तो उनके व्यापक मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन की कोई सार्वजनिक जानकारी सामने आई, न ही समुदाय स्तर पर निगरानी की कोई सख्त व्यवस्था दिखाई दी। वो उसी इलाके में लौट आए, उसी घर में रहने लगे और बाहरी तौर पर जिंदगी सामान्य दिखाई देने लगी, लेकिन अंदर क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। फिर आया साल 2014, 14 अप्रैल की तारीख। फिर वही इलाका, फिर वही घर और फिर वही दुर्गंध की शिकायत। इस बार पुलिस पहले से सतर्क थी। जब छापा मारा गया तो जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। घर से एक बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। जांच आगे बढ़ी और पूछताछ में दोनों भाइयों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उन्होंने कब्र से एक बच्चे की लाश निकाली, उसे घर लाकर पकाया और खाया। ये घटना पहले से भी अधिक भयावह थी, क्योंकि इस बार शिकार एक बच्चा था। दरिया खान में दहशत फैल गई। लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजने में डरने लगे। कब्रिस्तानों की सुरक्षा बढ़ाई गई और कई परिवारों ने रात में पहरा देना शुरू किया। ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये सामाजिक मानसिक मंद पर गहरी चोट थी। कोर्ट ने 12 साल जेल की सजा सुनाई। तब तक दोनों भाइयों द्वारा लाश खाने का आंकड़ा 150 से भी ज्यादा पहुंच गया था, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2014 के दिन उन्हें कोर्ट ने 12 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत में इस बार मामला कहीं अधिक गंभीरता से लिया गया। उन्हें आतंक फैलाने, कब्र से छेड़छाड़, सार्वजनिक शांति भंग और अन्य संबंधित आरोपों में दोषी पाया गया और 12-12 साल की सजा सुनाई गई।
फिलहाल दोनों भाई जेल में बंद है। हालांकि ये सजा पहले की तुलना में अधिक थी, फिर भी मूल प्रश्न बना रहा, क्या कानून में नरभक्षण के लिए स्पष्ट प्रावधान की कमी ने न्याय को सीमित कर दिया? इस केस का एक महत्वपूर्ण पहलू मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी है। क्रिमिनोलॉजी के अनुसार ऐसे अपराध कई संभावित कारणों से जुड़े हो सकते हैं। गंभीर मानसिक विकार, साइकोपैथिक प्रवृत्तियां, सामाजिक अलगाव या किसी प्रकार का गहरा मानसिक आघात। हालांकि आधिकारिक तौर पर विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि पहली घटना के बाद व्यापक मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और दीर्घकालिक निगरानी आवश्यक थी। यदि 2011 में कठोर सजा, मनोवैज्ञानिक उपचार और सामुदायिक निगरानी की ठोस व्यवस्था होती, तो क्या 2014 की घटना रोकी जा सकती थी? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। कई विश्लेषकों का मानना है कि पहली सजा ने अपराध की गंभीरता के अनुरूप न तो सामाजिक संदेश दिया, न ही अपराधियों को रोकने के लिए पर्याप्त डर पैदा किया। इस मामले ने कानून की खामियों को उजागर किया। जब किसी देश में किसी विशिष्ट प्रकार के अपराध के लिए स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं होती, तो अदालतों को अप्रत्यक्ष धाराओं का सहारा लेना पड़ता है। इससे सजा की सीमा और प्रकृति प्रभावित होती है। दरिया खान का ये केस इसी कानूनी अंतराल का उदाहरण बन गया। मीडिया ने इस मामले को व्यापक रूप से कवर किया और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना। कई जगह इसे पाकिस्तान कैनिबल केस के रूप में जाना गया, लेकिन सनसनीखेज सुर्खियों के पीछे छिपा असली मुद्दा था कानून, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन की कमी। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की अपडेट वीडियो देखने के लिए